गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? चलिए हमारे इस लेक्चर में देखते हैं कि हमारा क्या क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है। और स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे ये चार्ट जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 8 में। सब डेटा सारे डेटा टाइप्स के रेंजेस है विद देयर बाइट्स वैल्यू। ठीक है, ठीक है। ये आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर सारे वैल्यूज को लिख लीजिए। ओके, नाउ हम लोग बढ़ते आगे। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोग सी प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। वो होते क्या है पहले वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, अगर हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हमारे सी में है वो हमारा ये सब है, बता देते हैं एक एक करके। ये हम लोग को साइंड इंट जितने वैल्यूज होते हैं ना वो लोगों को प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग जानते हैं जब प्रिंटर में डबल क्वोट्स में वैल्यूज होते हैं, जो भी हम लोग टाइप करते हैं एज अ स्ट्रिंग, वो एज यूजुअल प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम लोग अगर %d लिखते हैं ना, तो अगर हम लोग को जैसे देखो printf है, ठीक है, a प्लस b, ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या दे देगा, a प्लस बी शो कर देगा। ठीक है, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग a की जगह पे उसके वैल्यूज को लिखे, जैसे हम लोग ने कोड में a का वैल्यू 10 ले लिया और b का वैल्यू 20 ले लिया। ठीक है, हम लोग चाहते हैं ये दोनों नंबर का समेशन हम लोग को शो हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किया जाता है इन्हीं कामों के लिए, ताकि हमारा वैल्यूज डायरेक्टली प्रिंट हो। ठीक है, और एक हमेशा सेमीकोलन कॉमा हमेशा हम लोग यूज़ करेंगे। और हमेशा जब भी हम लोग सी में प्रोग्राम कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमेशा जब भी एक लाइन का स्टेटमेंट हमारा कंप्लीट हो जाए तो हमेशा हमेशा सेमीकोलन यूज़ करना है। ये सेमीकोलन कंपाइलर को एज अ टर्मिनेटर शो करता है। उसे पता है जैसे ही सेमीकोलन मिला है मतलब ये कोड वहाँ तक एग्जीक्यूट कर गया है, वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। ठीक है, तो सेमीकोलन यूज़ करना बहुत नेसेसरी है कोई भी प्रोग्राम में आप चला रहे हो। ठीक है, तो अब देखिए ए का वैल्यू हम लोगों ने 10 ले लिया, तो हमारा इसमें आउटपुट क्या शो करेगा। ए का वैल्यू हम लोगों ने %d यूज़ किया, तो जो हम लोग जो पहले आया वो उसके साथ जोड़ी बना लेगा। ठीक है, तो %d पहले है तो वो ए के साथ, नेक्स्ट वाला %d नेक्स्ट वाले के साथ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट %d ए में क्या लिया हम लोगों ने, सपोज 10 लिया था, और ये हमारा शो कर देगा वैल्यूज़। आइडेंटिफायर्स के नेम की जगह पे हम लोग को डायरेक्ट वैल्यूज अगर शो करना है या तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज़ करते हैं। सिमिलरली %f हम लोग फ्लोट के लिए यूज़ करते हैं और %u अनसाइंड इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे जानते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो गए। चलिए अब हम लोग सम करते हैं दो नंबर्स का। ठीक है, हमारे VS कोड को ओपन करते हैं। फिर हम लोग अपने VS कोड को ऑन करते हैं। ठीक है, मैंने भी फाइल बना लिया sum.c के नाम से, और रो सिंटेक्स आप लोग को पता है ऑलरेडी, मैंने बताया है हमारे प्रीवियस सेशन में। ठीक है, मेन फंक्शन वेरी नेसेसरी है
सी में विदाउट मेन फंक्शन, कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। देखिए ये जो हम लोगों ने ए लिया है, ए इंटीजर ए इक्वल टू 10, ठीक है। हम लोग चाहें तो इसी में बी का वैल्यूज भी लिख सकते हैं। देखिए कॉमा देकर, जैसे सपोज मैंने 15 ले लिया, ठीक है। बट अगर आप नहीं चाहते, अभी आप लोग न्यूली सीख रहे हो, तो ज़्यादा लिखा करो कोड, तभी प्रैक्टिस होगा, ठीक है। 20 ले लेंगे और सेमी कॉलन नेसेसरी है, ठीक है। और हम लोग को सम करना है ए प्लस बी का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आउटपुट दिखाने के लिए हमेशा हम लोग प्रिंटफ यूज़ करते हैं। हम लोग सम ऑफ 2 नंबर्स चाहते हैं, और जैसा कि मैंने भी बताया आप लोगों को कि देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स मैंने लिखा, ठीक है। हम लोग चाहते हैं ये ए का वैल्यू और ये बी के वैल्यू, ए और बी के जगह पे डायरेक्ट उसका वैल्यूज आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी यूज %d, ओके, प्लस %d इक्वल्स टू 3%d हम लोगों ने क्यों यूज़ किया, समझ आया आप लोगों को। एक हम लोगों ने हमारे ए के लिए यूज़ किया है, दूसरा हमारे बी के लिए, और थर्ड हमारा जो सम हम लोग ने ये बनाया है, ठीक है ना। ये हमारा कोड रेडी हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न टाइप देंगे क्योंकि हम लोग इंटीजर में लिया है। ये हमारा कोड हो गया। अब मैंने बताया ना कि जो % d पहला वाला होगा वो हमेशा पहले वाले के साथ जाएगा, ये हमारा ए के साथ जाएगा, और ये % हमारे बी के साथ, और ये इक्वल्स टू के बाद जो है वो हमारे सम के पास जाएगा, ठीक है। जो पहले आया वो पहले के साथ जाएगा, ये ध्यान रखें हमेशा। हर कोड में %d जब भी यूज़ करेंगे, जो पहला वाला है वो पहले वाले के साथ ही जाएगा, जो उसके बाद है वो नेक्स्ट वाले वेरिएबल के पास जाएगा, ठीक है। अब हम लोग रन करते हैं हमारे कोड को। मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को कैसे, हमको डिक्लेयर ही नहीं किया, इट्स माई मिस्टेक, ओके। और हाँ, जब भी हम लोग न्यू वेरिएबल जब भी ले रहे हो तो हमेशा उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है पहले वाले सेशंस में कि सी प्रोग्राम में डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, ये सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। बिना डिक्लेयर किए हुए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए हमारा कोड इजीली रन कर जाएगा। देखा, सम ऑफ 2 नंबर्स हमारा देखिए आ गया ना 10। हम लोग नहीं चाह रहे थे लेना, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू लेना चाह रहे थे डायरेक्ट, तो % हम लोग क्यों यूज़ किया, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा ना हमारे। अब चलते हम लोग, ये तो आप लोगों ने जान लिया क्या क्या इंटीजर्स होते हैं, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, कैसे वो लोग एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स में ये होता है, जो पहले वाला पहले वाले के साथ आया है, जो पहले आया वो पहले वाले के साथ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट ये याद रख लो, कुछ झमेला नहीं, आराम से कोड कर सकते हो, कितना भी बड़ा कोड हो। अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड है और वेरिएबल्स दिया हुआ है तो समझ जाना जो पहला वाला है वो पहले वाले के साथ, जो उसके बाद है वो दूसरे वाले के साथ जाता है, ठीक है। और इसमें कोई तोप चीज़ नहीं है, ठीक है। अब कोड आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा था आप लोगों को जो हम लोग अनसाइंड और साइंड के बारे में, कि अगर हम लोग यूज़ करते हैं क्यों लाया गया साइंड को अनसाइंड को। अनसाइंड तो हम लोग ने बताया कि वो सिर्फ पॉजिटिव और जीरो वैल्यूज़ को लेते हैं, और अनसाइंड हमारा सारे वैल्यूज़ को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम लोग अनसाइंड लिखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग अनसाइंड कि क्या होता है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी से कैसे आंसर आता है, ठीक है। अनसाइंड नाम से हम लोग ने बनाया, ऐसे ही आप सारे वैल्यूज़ को चेक कर सकते हो इजीली, ठीक है। सिमिलरली अगेन हम लोग लिख लेंगे
अब देखिए हम लोग चाहते हैं साइंड में नहीं, अनसाइंड में, ठीक है। तो हम लोग अनसाइंड डिक्लेयर करना हो, ठीक है, कि हम लोग अनसाइंड को यूज़ करिए। अनसाइंड शॉर्ट एंड हम लोग ने यूज़ किया। ये बस एक दिखाने के लिए आप लोग को कि अगर जिस तरह से मैंने आप लोग को कल परसों वाले लेक्चर्स में बताया है कि किस तरह से अनसाइंड का साइक्लिक रेंज वैल्यूज वराई करता है और हमारा आउटपुट कैसे आ जाता है, ठीक है। तो वैसे आप लोग जैसे लेट सपोज हम लोग ने लिया -3, ठीक है, जबकि ये हमारा अनसाइंड क्या करता है, अनसाइंड हमारे पॉजिटिव वैल्यूज को लेता है और जीरोस को लेता है, ठीक है। बट हम चाहते हैं क्या कि हम -3 लें, ताकि साइक्लिक रेंज से इसका वैल्यूज क्या आता है वो आप देख लीजिए, जो ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों ने, तो कोई मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा आप लोगों का। और इसके लिए मैंने बताया था फॉर्मेट स्पेसिफाई यू का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। रिटर्न ले लेंगे, ये कोड है तो रिटर्न टाइप अगर इंटीजर में है तो लिखना ही होगा आप लोगों को। चलिए इसमें हम लोग अनसाइन लिख लेते हैं। देखिए क्या वैल्यू आया, हम लोग ने क्या डाला था, -3 और हम लोग को आउटपुट में क्या मिला, 655333। अब आइए पहले देख लेते हैं क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। देखिए अनसाइन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमारा जीरो से स्टार्ट होता था, जीरो से स्टार्ट होता था हमारा वैल्यू, होता था ना, और वो हमारा लास्ट कहाँ तक जाता था, 65535 तक, 65535 तक जाता था, ठीक है। अब हम लोग ने जानते हैं यहाँ 1 0 के बाद 1 2 सो ऑन ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पे हमारा -1 आएगा, -2 आएगा एंड -3 आएगा, ठीक है। तो जब हम लोग -3 लिए तो हमारा पहले क्या लास्ट वैल्यू कितना है, 35 तक, जीरो इंक्लूड करने के बाद, और हम लोग -3 तक गए तो ये हमारा कितना हो गया, 3 4 हुआ, -2 पे आए तो 65534 हुआ, 65534, और जब हम लोग -3 पे आए तो हमारा क्या हो गया वैल्यू, 65533, इसलिए हमारा आउटपुट 65533 आया, ठीक है। इसी तरह आप सारे को चेक कर सकते हो, कैरेक्टर्स को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा अनसाइंड का साइकिल है। अगर ये सब बेसिक्स है अगर आप लोग सीख लोगे ना तो बहुत आसानी होगा आगे कोई भी कोड करने में। अचानक से आ जाएगा, आप लोगों को लगेगा ये वैल्यू तो मैंने डाला ही नहीं, बट वो आ कैसे गया, तो वो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। वैसे कैरेक्टर्स के लिए भी होते हैं, ठीक है। चलिए ये सब तो अब आगे पढ़ आप लोग कर ही लोगे, उम्मीद है, क्योंकि मैंने उतना बेसिक्स आप लोगों को बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ एरर्स, प्रोग्रामिंग करने टाइम मैक्सिमम एरर्स ही आते हैं ना, तो वो एरर्स कितने तरह के होते हैं, कैसे आ जाते हैं हम लोग के कोड में, पहले उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ऑपरेटर्स में चलेंगे। देखिए आप लोग ने डिबगिंग नाम सुना होगा, ये डिबगिंग होता क्या है, देखो डिबगिंग का मतलब होता है, देखो जैसे हम लोग एरर कोड कोई भी प्रोग्राम किए, कोई भी सिंटैक्टिकली कोई भी एरर आ गया हो, या फिर हमारा रन टाइम में एरर आ गया हो, आप लोग जब करते हो कभी कभी देखते हो कि कंपाइलर में जब प्रोग्राम आउटपुट नहीं देता तो कभी रन टाइम लिख देता होगा या फिर सिंटैक्स लिख देता होगा। तो डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एरर्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। डिबगिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एरर्स को फाइंड करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ये एरर आया क्यों है, इस प्रोसेस को ही डिबगिंग बोला जाता है। फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग इट फ्रॉम प्रोग्राम, इस प्रोसेस को डिबगिंग बोलते हैं।
एरर्स हो गया या बग्स बोल लीजिए, ठीक है। ये सबको हम दिए प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिबगिंग। इजीली समझ आ गया होगा, आई होप। डिबगिंग तो आप लोगों ने जान लिया, अब एरर्स भी जान लीजिए, एरर्स होते क्या है। ये एक इलीगल ऑपरेशन है जो हमारे कोड में आ जाता है, जिससे हम लोग परेशान हो जाते हैं पूरा, लगता है इतना मेहनत किया और आउटपुट में एरर आ गया। बट कोई बात नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। इलीगल ऑपरेशंस परफॉर्म बाय यूजर्स। और ये एरर्स आने का रीजन हम ही लोग हैं, क्योंकि हम ही लोग कोड में कुछ गलती कर देते हैं, जिसके कारण कंपाइलर को प्रॉब्लम हो जाता है। Illegal operations performed by user are called as errors or bugs. और ये भी हम लोग लिख सकते हैं, ये हमारा एक एबनॉर्मल जब हमारा प्रोग्राम वर्क करता है उसको भी एरर बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। हमारे सी वाले लेक्चर्स में एक एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। जैसे शुरुआत से हम लोग ने पढ़ा है, एल्गोरिथम पढ़ा है, फ्लो चार्ट पढ़ा है, ठीक है। वैसे ही हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। लेट हो बट अच्छे से आना चाहिए, ये नहीं कि हाँ आता है बट आता नहीं है, ठीक है। इसलिए अच्छे से जानो और उसे दिमाग में अच्छे से घुसा लो, समझ आए। नाउ अब कितने तरह के एरर होते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। इस सेशन के बाद हम लोग ऑपरेटर्स में चलेंगे, ठीक है। कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, बट उससे पहले एक और चीज वो हमारे सेशन में देख लेंगे। चलिए जब तक अभी इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या क्या होते हैं हमारे सी में, कॉमन एरर्स है, इससे भी ज़्यादा होते हैं बट जो फेमस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला हमारा होता है सिंटैक्स एरर, दूसरा हमारा रन टाइम एरर, थर्ड हमारा लिंकर एरर। स्कूल कॉलेजेस में ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो याद रखेंगे अच्छे से ये सबको। एंड द लास्ट वन इज सिमेंटिक एरर। चलिए अब एक एक करके सारे एरर्स को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं हमारा सिंटैक्स एरर। पहला हमारा क्या हो गया, सिंटैक्स एरर। ये एरर होता क्या है, सिंटैक्स से आप लोग समझ रहे होंगे, सिंटैक्स लिखने में कोई प्रॉब्लम। ये एरर आता इसलिए है जब भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारा प्रोग्रामिंग फाइल है, ठीक है, डॉट सी के नाम से, हैशटैग इंक्लूड लिखा है मैंने, ठीक है। इंट मेन हम लोग ने कैपिटल में ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर कोड है वो। और हम लोग जानते हैं सी में सारे कीवर्ड्स स्मॉल में लिखाते हैं, और मैंने क्या किया यहाँ पे, जानबूझ के नहीं लिखा, बाय जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एरर का रीजन बन गया, लिखने में मैंने गलती कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के एरर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंटैक्स एरर। जस्ट लाइक अगर टर्मिनल देना है, ठीक है, अगर हम लोग को टर्मिनेटर देना है कोड में और हम लोगों ने भूल गया, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर। ये इस टाइप के जो हम लोग लिखने में कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, भूल जाते हैं, या फिर
तो उस टाइप के एरर्स को हम लोग सीधा सिंटैक्स एरर में काउंट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशंस लिख लेते हैं। एरर दैट occur, हो गया स्टार्ट, occur when you violate rules of writing C or C++ syntax, okay, are called as syntax error। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा एग्जाम्पल में भी दे देती हूँ। पैरेंथेसिस मिसिंग सेमीकोलन, writing main in place of etc, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट एरर्स, दैट इज हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम सुन के आप लोगों को समझ आ जाता होगा कि ये जब हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे होंगे तब ये एरर हमारा आएगा। ठीक है, जैसा देखिए हम लोग ने कोड लिखा, ठीक है, और जस्ट लाइक सिंटैक्स आप लोग को पता है, जस्ट लाइक एक वेरिएबल ले लिया मैंने 5 और 5 को डिवाइड कर दिया मैंने 0 से। क्या 5 डिवाइड हो सकते हैं 0 से? कभी भी नहीं। लॉजिक क्या हो गया हमारा, सॉरी, रॉन्ग लॉजिक हो गया हमारा। ठीक है, नंबर नेवर बी डिवाइडेड बाय 0। रॉन्ग लॉजिक में मैंने क्या लिखा, नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो ये एबनॉर्मली जब हम लोग रन करेंगे तो वो रन टाइम एरर दे देगा। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। द एरर occur during program execution, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रन टाइम, आफ्टर सक्सेसफुल कंपाइलेशन। कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट जब हम लोग रन करने गए तो वो प्रॉब्लम दिखा दिया कि भाई ऐसा डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, आप डिवाइड क्यों कर रहे हो। चलो तो हम मूव करते हैं हमारे थर्ड एरर, दैट इज लिंकर एरर। ये लिंकर एरर क्या होता है भाई? आई होप बहुत लोग आप लोग में से जानते होंगे। देखिए ये वो एरर है जब भी हम लोग फाइल को लिखते हैं। ठीक है, कोई भी फाइल को हम लोग अगर लिख रहे हैं, कोड कर रहे हैं, ठीक है, और उसको लिंक कर दे दूसरे फाइल से। ठीक है, जैसे एक फाइल है हमारा, ठीक है, सी का, बट इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए दूसरे फाइल से, टेक्स्ट वेक्स्ट वाला फाइल से। ठीक है, तो जब ये रन करने जाएगा, लिंक करने का टाइम जब हम लोग ये प्रॉब्लम करते हैं तो हमारा लिंकर एरर आ जाता है। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। एरर occur when after compilation we link
different object files with mains object। ऑब्वियसली बात है, सी प्रोग्राम हमारा मेन फंक्शन से ही चलता है, ठीक है। तो इस मेन फंक्शन को, ऑब्जेक्ट को हम लोग दूसरे के साथ जब लिंक कर देते हैं, जैसे ये हमारा मेन है, तो इन प्लेस हम इसकी जगह पे कैपिटल मैन ले लिया, ठीक है, और इसको लिंक करने लगे, तो ये कंपाइलेशन हमारा लिंकर एरर दे देगा, ठीक है। और ये हमारा ऑकर होता है ड्यू टू, यार ऑकर होने का रीजन क्या है, ऑकर ड्यू टू रॉन्ग प्रोटो टाइपिंग या फिर इनकरेक्ट हेडर फाइल्स हम लोग ने यूज कर लिया। और भी बहुत सारे रीजन है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे लॉजिकल एरर पे, दैट इज हमारा फोर्थ वन, लॉजिकल एरर। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइए। ये एरर हमारा तब आता है जब हम लोग कोई कोड कर रहे हो, ठीक है। जस्ट लाइक देखो, जिस तरह से मैंने कोड लिखा, इंट हम लोग ने 0 ले लिया, ठीक है, और एक फॉर लूप, लेट सपोज बहुत लोग नहीं जानते होंगे, बट फॉर लूप मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, बट समझा रही हूँ, ठीक है। जिस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड तो लिख दिया मैंने, बट उसमें कोई लॉजिक नहीं निकल रहा हो, ठीक है, उस टाइप को एरर को हम लॉजिकल एरर बोलेंगे। जैसे देखें, मैंने यहाँ क्या किया, सेमी कॉलन यूज किया, ठीक है, बट फॉर लूप के बाद कभी भी सेमी कॉलन यूज नहीं होता है, ठीक है। जब आगे पढ़ेंगे तो आप लोग भी जान जाओगे, ठीक है। तो जो हमारा फॉर लूप होता है, उसके बाद हम लोग कभी भी सेमी कॉलन यूज नहीं करते, बट इन दिस कोड आई विल यूज दिस टू शो यू हाउ लॉजिकल एरर्स आर ऑकरिंग, ठीक है। तो इसके कारण हमारा लॉजिकल एरर आ गया, क्योंकि हम लोग ने विदाउट लॉजिक इसे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे वर्क हम लोग प्रोग्रामिंग में कर देते हैं, जिसके कारण लॉजिकल एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके डेफिनेशन पे आते हैं। ऑन कंपाइलेशन एंड execution of a program, desired output is not obtained। हम लोग चाह रहे थे क्या, इसका आउटपुट आ जाए, बट इसका आउटपुट आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब वो कंपाइलर इसको चेक किया, जैसे मेन फंक्शन होगा, उसे भी उसने चेक किया होगा, ठीक है, चेक किया होगा, वो उसमें भी कंपाइल हो गया, कंपाइल हो गया, बट जब यहाँ पे आया, जब इसने देखा सेमी कॉलन डाल दिया गया, तो वहां पे वो रुक गया और हम लोगों को कोई आउटपुट उसने नहीं दिया, ठीक है। when certain input values are given, ठीक है, ये हमारा हो गया लॉजिकल एरर। नाउ मूव टू हमारे लास्ट वन, दैट इज हमारा सेमेंटिक एरर। ओके बच्चों, ये हमारा लास्ट है, इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाएगा, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स और कुछ कुछ चीजें जो बची हुई है। ये एरर का सिंपली मीनिंग होता है, जैसे हम लोग को कोड में लिखना है एक,
ठीक है, कोड लिखना है हम लोग को। जैसे लिखा मैंने इंट ABC मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। अब मैंने इलॉजिकली A + B + C = D लिख दिया, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक तो नहीं हुआ, ये L वैल्यू कभी भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और मैंने इसे क्या किया, L वैल्यू लेफ्ट साइड क्या किया मैंने, एक्सप्रेशन लिख दिया। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। L वैल्यू में हमेशा वेरिएबल्स होते हैं, वो भी सिंगल वेरिएबल। और R वैल्यू में लेफ्ट राइट साइड को हम लोग R वैल्यू बोलेंगे, जिसमें हम लोग एक्सप्रेशन, लिटरल, कांस्टेंट सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ एरर्स जब हम लोग कोड करने के टाइम करते थे तो उसे सेमेंटिक एरर्स बोलते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। द एरर्स occurs when the statement written in the program are not meaningful। इतना बड़ा डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखा दिया, सिंपली इसका तो डेफिनेशन यही था ना कि जो हम लोग मीनिंगफुल, जब हम लोग कोड करते हैं कोई मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो उसी को सेमेंटिक एरर बोलते हैं। बट आप लोग कॉलेज या स्कूल में होंगे तो अगर डेफिनेशंस पूछेगा तो आपको कंप्लीट डेफिनेशन तो लिखने होंगे ना टू द कंपाइलर। आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है। इतने एरर्स में हम लोगों ने पढ़ा आज मिलके। आप लोग का सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा। बने रहे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।